मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactant. Product of concentration of reactant is raised to power its stoichiometric coefficient. अगर हम क्या लेते हैं, कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली, A प्लस B प्लस C से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर A, B की पावर B एंड C की पावर C। ठीक है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट और जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। फिर हमने इस रेट के, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हमने क्या लगाया था, एक कांस्टेंट लगाया था। क्या था ये कांस्टेंट? ठीक है, ये कांस्टेंट था हमारा रेट कांस्टेंट। क्या है ये? रेट कांस्टेंट। फिर हमने क्या किया था कि इन सभी की वैल्यू 1 पुट कर दी थी। ठीक है, इन सभी की वैल्यू जब हमने 1 पुट की थी, यूनिट पुट कर दी थी, तो यूनिट पुट करेंगे सभी की वैल्यू 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ये K। ठीक है, तो ये R किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन लिखने लग जाए तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पर रेट ऑफ कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिट। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिट, जब हम हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 पुट कर देंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर करते हैं। इक्विलिब्रियम हमने रिएक्शन ले ली है भाई, कोई भी रिएक्शन ले ली, A प्लस B C प्लस D। ठीक है, A प्लस B और C प्लस D बन रहा है, इक्विलिब्रियम के अंदर है ये रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो दोनों तरफ जाती है, फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है। ठीक है, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब यहां से यहां जा रही है, उस जब जिस टाइम पर ये रिएक्शन, तो रिएक्टेंट कौन सा होगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब ये रिएक्शन यहां से यहां जा रही है तो जो इसका रेट है वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट को मैं यहाँ पर KF लिख देती हूँ, ये स्मॉल k है। ठीक है, KF, और जो ये है ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने नहीं ले रखा है, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में यहाँ पर ले लेती A तो ये क्या हो जाता, A ये यहाँ पर इसकी पावर A हो जाती और इसकी पावर B हो जाती। ठीक है, इसकी पावर A और इसकी पावर B हो जाती। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, KB। अब देखो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ये फॉरवर्ड जा रही है ना, मतलब यहाँ पर क्या आएगा KF, और ये अगर बैकवर्ड जाती है तो KB बैकवर्ड के लिए। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट कौन सा है, ये वाला है, और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करके हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। लॉ ऑफ एक्सट्रैक्शन के अंदर किससे मतलब होता है, सिर्फ हमें रिएक्टेंट से मतलब होता है। तो यहाँ पर C की पावर C ले लेते हैं और यहाँ पर D ले लेते हैं।
ठीक है, तो d की पावर d हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, जब भी इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन में भी लिखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड, जिस स्पीड से फॉरवर्ड की तरफ मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। दोनों की स्पीड क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर इक्वल होती है। ठीक है, तभी तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होती, क्योंकि जितना उसमें से उतना बन रहा है वापस उसमें से उतना ही बन जाता है, तो फिर क्या होगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा उस कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जब हम एट इक्विलिब्रियम पर जब हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों इक्वल होंगे। तो के एफ इज ए की पावर ए और बी की पावर, जरूरी नहीं है भाई यहाँ पर हर टाइम ए मतलब 1 1 ही मिले, कुछ भी होते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो किस में जाएंगे, फिर पावर में जाएंगे। ठीक है, तो b की पावर b इज इक्वल टू के बी, c की पावर c एंड d की पावर d। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं इस तरफ ले आई, के एफ डिवाइड बाय के बी इज इक्वल टू c की पावर c एंड d की पावर d, और इन डिवाइड बाय यहाँ पर a की पावर a और b की पावर b। ठीक है, a की पावर a, b की पावर b हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो ये के एफ डिवाइड बाय के है, इसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या आया है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, के एफ डिवाइड बाय के बी, या फिर क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पर ये इस तरफ था, इसको तो इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले गए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की। मतलब ये अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखने लग जाए तो डेफिनेशन में सेम यही लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दो बार प्रोडक्ट यूज हुआ है, एक बार तो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है और एक बार ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट है। क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई वाला, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज रेज्ड टू पावर इट्स स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसमें चले जाते हैं, पावर में, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant, product of concentration of reactant, each reactant is raised to power किसकी, each reactant is raised to power its stoichiometric coefficient। तो डेफिनेशन भाई रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से हमें डेफिनेशन बनानी है। इस फॉर्मूले को, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हमें लैंग्वेज में लिखना है, सिर्फ लाइंस में सेंटेंसेस बनाकर लिखना है बस इस फॉर्मूले को। That is equilibrium constant. Okay. Next is देखो उसके बाद भाई रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, अगर यहाँ पर गैस होती, ये Kc, इसको हम Kc बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ले रखी है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ली थी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस में हो, गैसेस की फॉर्म में हो, तो वहां पर कंसंट्रेशन की जगह हमें क्या लेना है, प्रेशर। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह हमें किस में एक्सप्रेस करेंगे इसको, गैस की फॉर्म में। 1 मिनट भाई, ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह किस में एक्सप्रेस करेंगे इसको, ब्रेथ। ये कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं,
मोल पर लीटर के अंदर, और इसको हम लेंगे बार में या फिर एटमॉस्फेयर वगैरह के अंदर लेंगे हम, ठीक है, प्रेशर की यूनिट में। गैस है तो किस में लेंगे हम, प्रेशर के फॉर्म में। अब रिलेशन निकालना है केपी और केसी के बीच में। अब हमने क्या लिखा है, जैसे कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी और इक्विलिब्रियम के अंदर है ये रिएक्शन, इससे बन रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो के सी निकालेंगे, के सी में क्या लेते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। तो प्रोडक्ट कौन सा है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई डिवाइड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, सी एक्स, सी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स डॉट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाई की पावर वाई डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सीबी एंड सीबी है। अब अगर हम इसको केपी की फॉर्म में लिखने लग जाए तो वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्स की पावर एक्स, प्रेशर ऑफ वाई की पावर कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई और वाई डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। प्रेशर ऑफ बी की पावर, ये केपी है, ये केसी है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या पता है भाई, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब P इज इक्वल टू एन बाई बी इज इक्वल टू आर टी। इस एन बाई बी को क्या लिख सकते हो, हमने मोलैरिटी की हुई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने मोलैरिटी किया हुआ है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी मींस कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, CRT P, ठीक है। तो यहाँ पर हम P की जगह Px की जगह क्या लिख सकते हैं, तो Px की जगह क्या लिख सकते हैं, CXRT, R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑल्सो कांस्टेंट, तो Cx हो जाएगा। अब Py की जगह क्या लिख सकते हैं, CYRT लिख सकते हैं। Pa की जगह क्या लिख सकते हैं, CART लिख सकते हैं, और Pb की जगह क्या लिख सकते हैं, CBRT लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते हैं। Px की क्या वैल्यू है, CXRT, CXRT। अब Px इसकी पावर भी है x, ठीक है। इसी तरह CYRT इसकी पावर है y, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी क्या है, CART और इसकी पावर है a। फिर यहाँ पर है CBRT और इसकी पावर है b, ठीक है। CART CBRT, ओके। अब यहाँ पर हम करते हैं भाई, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, RT मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा ये इसमें नहीं है भाई, ऐसे है, ठीक है। अब क्या करो, RT यहाँ पर भी है और RT यहाँ पर भी है, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से रख कर रही हूँ, वो मैं केसी की वैल्यू अलग से लिख रही हूँ यहाँ पर। केसी क्या था हमारे पास, केसी में यहाँ पर लिख देती हूँ मैं दोबारा से, CX की पावर x, CY की पावर y और CA की पावर a, CB की पावर b, ये मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर, ओके। अब क्या करो, इसको CX की पावर x, इन दोनों को अलग अलग कर लो। CX की पावर x है और RT की पावर भी x है, CY की पावर y, CY की पावर y, और यहाँ पर RT बेस सेम है, ये RT की पावर x, RT की पावर y।
बेस सेम है और पावर अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, सी ए की पावर a, सी ए की पावर a और सी बी की पावर b और आर टी यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो सेम है, सी एक्स की पावर एक्स, सी एक्स की पावर एक्स, सी वाई की पावर वाई, सी वाई की पावर वाई, सी ए बी बी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को के सी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो ये आर टी बेस सेम है, पावर अलग है इन दोनों की, बट डिवाइड में है। जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड होती है और जब डिवाइड में होती है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है। तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर के पी चल रहा है भाई, ये के पी है, ये के सी, और इसको मैं लिख सकती हूँ आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, मतलब जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो है, ये प्रोडक्ट के आगे लिखे हुए हैं और ये रिएक्टेंट के आगे लिखे हुए थे। रिएक्शन क्या थी, ये थी ए प्लस बी और इससे बन रहा था एक्स प्लस वाई। तो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये किसके है भाई, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये x, ये प्रोडक्ट के स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनका सम, माइनस रिएक्टेंट के जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनका सम। तो ये प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के, तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स में मतलब स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज हुआ है, दैट इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। क्या रिलेशन आ गया Kp और Kc के बीच में, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर और ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टर्स बताने हैं हमें। जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है, ये प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है और ये हमने किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, कंसंट्रेशन, मतलब अगर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, ठीक है। अगर हमारा सब्सटेंस सॉलिड होता है और लिक्विड होता है तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में हो तो हम उसको प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ओके। तो ये तो था भाई रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है, नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kp या फिर Kc ले रहे हैं उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सेकंड क्या है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर हम क्या करते हैं रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे भाई रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। जैसे हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं हमने कोई रिएक्शन ले ली CH3COOH प्लस C2 एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम के अंदर, CH3COO C2H5OH और साथ में वाटर,
ठीक है। तो इसके लिए जो Kc होगा, इसके लिए Kc क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन CH3COO C2H5, ठीक है, और यहाँ पर साथ में वाटर, और इसके लिए क्या होगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन CH3COOH और C2H5OH, ठीक है, ये होगा इसके लिए, है ना। इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी आ गई है x, इन्होंने 4 वैल्यू निकाल रखी है 4। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यही कह रहे हैं हम, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं देन इक्विलिब्रियम जो ये कांस्टेंट है ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1/Kc आएगी इसकी वैल्यू। तो इनवर्स कर देंगे इसको, इनवर्स करेंगे तो CH3CO प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट में लिख दो, और रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में लिख दो, रिवर्स ही तो करना है, H2O CH3COOH, ठीक है, C2H5OH। इसके लिए Kc, ये डैश ले लेती हूं मैं क्योंकि चेंज हुआ होगा, तो डैश, यहां पर क्या आएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, और यहां पर CH3COO C2H5 और ये H2O, ऐसे ही आएगा ना। अब यहां पर देखो ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां पर देखो ये सेम है, सिर्फ क्या हो गया उल्टा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/Kc, तो इनवर्स हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है ये इनवर्स। तो हमने 2 कैरेक्टर्स किए हैं, बाकी के कैरेक्टर्स हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हमने Kp और Kc कहा था कि अगर सॉलिड और लिक्विड में हो तो Kc की एक्सप्रेस करेंगे, अगर लिक्विड और गैस हो तो गैस हो तो प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमने उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को जब हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आता है। फिर हमने फर्स्ट कैरेक्टर किया था कि अगर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, चाहे हम उसको किसी भी टेम्परेचर पर कहीं पर भी करवा लें, उस रिएक्शन के लिए, मतलब अब जैसे Kc की वैल्यू इसके लिए 4 ही आएगी चाहे कुछ कर ले, ठीक है। सेकंड कहा है कि अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, रिएक्शन इज रिवर्स, हमने उस रिएक्शन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स के हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल